जय हिंद। तो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री का क्लास आज से आप लोगों का स्टार्ट होगा। ठीक है, जिस तरह से मैथ चल रहा था, हम लोगों ने मैथ में कहाँ तक मतलब भूपद के दो के एक्सरसाइज 2 के ये तक के सारे क्वेश्चन वो सोल्व किया था। कल से कंटिन्यू आपका यानी मैथ जो है सो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, आज से हम लोग हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे और हिस्ट्री को बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। यानी आपके इतिहास को। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है ना सर कि जीएस पोर्सन, जीके जीएस एक ऐसा पोर्सन है जो बड़े बड़े अधिकारी बना देता है। ठीक है, अगर इतिहास को अगर सही ढंग से पढ़े और अपने तरीके से पढ़ो, मन से पढ़े ना, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, पहला चैप्टर जो है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला जो चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद और उदय और विकास। ठीक है, ये चैप्टर है। देखिए, राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा करें तो ये भारतीय भवन का हमने स्टार्ट किया था और सारे सब्जेक्ट जो भारतीय भवन को ही लेकर चल रहे हैं, ना कि दूसरे कोई प्रकाशन का। सिर्फ भारतीय भवन का हम लोग यहाँ पर हर कोशिश करेंगे कि सारे के सारे सब्जेक्टों को कंप्लीट कराया जाए। लेकिन अभी तक आपका फिजिक्स का क्लास हुआ है, मैथ का एक्सरसाइज 2 का ये तक कंप्लीट हुआ है आपका बहुपद में, और आज से हिस्ट्री का आपका क्लास शुरू होगा। और जो रेगुलर चलती रहेगी, आधा घंटा का ही चले लेकिन रेगुलर आपकी एक क्लास रहेगी। ठीक है, तो बात करें यूरोप में, पहला चैप्टर मेरा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद और उदय और विकास। अगर चर्चा करें हम इसकी, राष्ट्रवाद के मतलब क्या होता है, देखिए एक एक चीजों को समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे और एक एक चीजों को समझेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है, इसका विकास। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, उदय और विकास चैप्टर से इसमें क्या क्या हो रहा है राष्ट्रवाद में, यूरोप में कौन सी क्रांति से इसका मान क्या, अवधारणा क्या था, इसमें किस चीज में लागू किया गया, किस चीज को खत्म किया गया, ये सारे चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और बहुत ही आसानी से छोटे छोटे पॉइंटों को पढ़ेंगे। और एक ज़रूरी बात कि आपकी इस क्लास की पीडीएफ का नोट्स जो आपके डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो और यहाँ पर यहाँ से आप वीडियो को जब तक आप वीडियो को देख कर ना समझेंगे तब तक नोट्स से आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो वीडियो जरूर देखें, उसके बाद नोट्स पर ध्यान दें। ठीक है, तो आपका पीडीएफ जरूर मिल जाएगा इस क्लास का, 100 to 10% मिलेगा, क्योंकि मैथ का नहीं मिल पाया तो, लेकिन हिस्ट्री का जो आपका पोर्शन है इसका आपका पीडीएफ मिल जाएगा। बात करें राष्ट्रवाद की, राष्ट्रवाद जो था, राष्ट्रवाद का क्या था कि राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीति का क्या था, एक देन था। ठीक है, क्या था, आधुनिक राजनीति का एक देन था। इसके द्वारा क्षेत्र विशेष अथवा सामाजिक और सांस्कृतिक, सबसे पहली बात की सामाजिक भी और सांस्कृतिक भी परिवेशों में निवास करने वाले समाज की एकता की भावनाओं का विकास होता है। राष्ट्रवाद में क्या होता है, राष्ट्रवाद से सामाजिक, संस्कृति, एकता, इसी सब का विकास होता है। तो कहने का मतलब कुछ पॉइंटों को लिखेंगे, कुछ पॉइंटों को ना लिखेंगे, तो उसके लिए आपका पीडीएफ नोट से आप उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ समझना है, यानी राष्ट्रवाद का आधुनिक राजनीति का देन है। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीति का देन है। क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, आधुनिक राजनीति का एक देन था। ठीक है, इसके द्वारा क्षेत्र विशेष अथवा सामाजिक द्वारा क्षेत्र विशेष अथवा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से निवास करने वाला सामाजिक, सांस्कृतिक निवास करने वाला, कहता सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश निवास करने वालों में एकता की स्थापना, एकता की भावनाओं का विकास। क्या था, एकता की, निवास करने वाला एकता की भावनाओं का विकास होता है। देखिए राष्ट्रवाद क्या था, बात करें राष्ट्रवाद की, राष्ट्रवाद क्या था, मेरा एक आधुनिक राजनीतिक देन था। सबसे पहली बात, इसमें किस किस का इसका जो
आपका एक लक्ष्य, मान लीजिए एक लक्ष्य था, क्या था, सामाजिक और सांस्कृतिक और एकता की भावनाओं का विकास होता है। यानी कि इससे आपका क्या होता है, समाज और सांस्कृतिक और एकता तीनों का विकास होता है। ठीक है, अब इसकी अवधारणा की बात करें तो राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या था, इसका अगला पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट मेरा था क्या था, अवधारणा। अगर इसकी अवधारणा की बात करें तो अवधारणा के बाद क्या था, राष्ट्रवाद की अवधारणा पूर्ण जागरण काल में जन्म से, पहले ही राष्ट्रवाद की जो अवधारणा बनी थी ना, वो पहले ही पूर्ण जागरण काल में आपकी बन चुकी थी, क्या पूर्ण जागरण काल में जन्म ले चुकी थी। यहाँ पर आपकी बात करने, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा राष्ट्रवाद की अपना अवधारणा क्या है, तो राष्ट्रवाद का जो अवधारणा है, राष्ट्रवाद की अवधारणा पूर्ण जागरण काल में जन्म ले चुकी थी। क्या थी, पूर्ण जागरण काल में जन्म ले चुकी थी। अब देखिए अवधारणा की बात हो गई, अब आते हैं इसके विकास पे। इसका विकास कब हुआ, राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ ना, वो कब हुआ, जब बात करते हैं इसके विकास की, ये राष्ट्रवाद में ही है, ये सारा जो है आपकी राष्ट्रवाद में ही है। अब एक एक पॉइंट को समझिएगा, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, सब्जेक्टिव भी बनेगा। ठीक है, तो उस चीजों को समझिएगा और सबसे पहली बात की नोट्स जरूर बनाइएगा, अपने कॉपी में नोट्स जरूर रखिएगा, एक एक पॉइंट को लिखिएगा। अगर इसकी विकास की बात करें, इसका विकास कब हुआ, अगर इसकी विकास की बात करें तो इसकी विकास जो हुआ था 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ था। कितने में विकास हुआ था, 18वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, इसका विकास हुआ था। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ था, तो राष्ट्रवाद का विकास जो हुआ था 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के भी में हुआ था। ठीक है, इसका विकास, इसका आरंभ जो हुआ था ना, इसका जो आरंभ हुआ था, इसका राष्ट्रवाद का जो आरंभ हुआ था ना, इसका आरंभ 1789 में फ्रांस की जो महान क्रांति हुई थी 1789 में, इसका आरंभ फ्रांस की 1789 ईस्वी में फ्रांस की महान क्रांति से हुई थी। किससे हुआ था, 1789 में फ्रांस की महान क्रांति से हुई थी। किसका विकास, राष्ट्रवाद की विकास। ठीक है, राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ था, 18वीं से 19वीं शताब्दी में, और इसका आरंभ जो हुआ था किसमें हुआ था, 1789 के फ्रांस की जो महान क्रांति थी उसमें हुआ था। इस 1789 वाले पे विशेष चर्चा करेंगे, इससे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले इसको समझते हैं। इसको क्या था कि राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। राष्ट्रवाद क्या था, एक आधुनिक राजनीतिक देन था। ठीक है, इसमें क्या था, समाज का, संस्कृति का और एकता का विकास होना था, इसका लक्ष्य था। ठीक है, उस चीजों को समझ के दूसरा था कि इसकी अवधारणा, राष्ट्रवाद की अवधारणा पूर्ण जागरण काल में, जब भी बात करें राष्ट्रवाद की अवधारणा कब जन्म ले चुकी थी, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, तो राष्ट्रवाद की अवधारणा पूर्ण जागरण काल में ही जन्म ले चुकी थी। तीसरा बात था कि इसका विकास, जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ था कब हुआ था, 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था, 18वीं से 19वीं शताब्दी में विकास हुआ था। ठीक है, और बात करें इसका आरंभ जो हुआ था 1789 में फ्रांस की जो महान क्रांति हुई थी उससे इसका आरंभ हुआ था। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। इसके आगे चर्चा करते हैं कि आपको यूरोप में राष्ट्रवाद जो हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था, उस चीजों के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसके आगे कुछ पॉइंट है जो हमको को पढ़ना है, उसके बारे में समझते हैं। ये तो मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन पॉइंट था जो हमने आपको बता दिया राष्ट्रवाद, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं और ये सिर्फ 10th वालों के नहीं कि हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यूरोप से, राष्ट्रवाद से। ठीक है, देखिए बात करें जब यूरोप में राष्ट्रवाद की, मेरा चैप्टर क्या था, यूरोप में
राष्ट्रवाद, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करें तो यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट है जो हमें पढ़ना है उस चीजों के बारे में। पहला जो पढ़ना है ना, राष्ट्रवाद की अवधारणा। पहला क्या पढ़ना है? राष्ट्रवाद की अवधारणा। दूसरा पॉइंट जो पढ़ना है, दूसरा मेरा पढ़ना है फ्रांस में राष्ट्रवाद। किसमें राष्ट्रवाद? फ्रांस में राष्ट्रवाद। 1789 की महान क्रांति के बारे में। फ्रांस में राष्ट्रवाद, ठीक है। तीसरा जो मुझे हमें पढ़ना है, राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। तीसरा पढ़ना है राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान, ठीक है। अब चौथा मेरा जो पढ़ना है, चौथा हमें पढ़ना है 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। चौथा है 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, ठीक है। और पांचवा जो पढ़ना है, अब पांचवा हमें पढ़ना है कि उदारवादी राष्ट्रवाद। पांचवा क्या है कि उदारवादी राष्ट्रवाद, ठीक है। इतने चीजों को पढ़ना है। पहला क्या था? राष्ट्रवाद की अवधारणा। राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। पर इसमें जो यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था उसमें 5 चीजों को पढ़ना है। पहला है राष्ट्रवाद की अवधारणा, दूसरा फ्रांस में राष्ट्रवाद, ठीक है। तीसरा राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का कितना योगदान रहा था, क्या क्या योगदान रहा था, उस चीजों को पढ़ना है। और चौथा है कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। और पांचवा जो है मेरा उदारवादी राष्ट्रवाद, ठीक है। इस 5 पॉइंटों को हमें पढ़ना है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। इसके पहले पॉइंट पर चलते हैं। पहला जो मेरा है राष्ट्रवाद की अवधारणा के बारे में समझते हैं, ठीक है। इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके पहले वाले पे चलते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा। पहला है आपका, पहला क्या था? राष्ट्रवाद की अवधारणा। राष्ट्रवाद की अवधारणा, ठीक है। ये मेरा पॉइंट था। जो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा था ना भैया, राष्ट्रवाद का अवधारणा ये था, इसका अर्थ ये हुआ कि राष्ट्र के प्रति सोच। राष्ट्रवाद का अर्थ ये हुआ, राष्ट्रवाद की अवधारणा का अर्थ हुआ कि राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावनाओं का विकास। एक तो क्या था? राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावनाओं के विकास। दूसरा था कि भाषाई यानी कि भाषा का विकास। तीसरा था नस्ली या नस्ल। और चौथा था आवासीय आधार पर राष्ट्र का निर्माण, ठीक है। इस चीज़ों का, इसका अवधारणा का, राष्ट्रवाद का अवधारणा का ये अर्थ था, एगो राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव, दूसरा था भाषा, तीसरा था नस्ल और चौथा था आवासीय के आधार पर राष्ट्रवाद का राष्ट्र का निर्माण करना था। क्या क्या था
कि राष्ट्रवाद का अर्थ है, यहां पर लिखना पड़ेगा आपको कि राष्ट्रवाद का अर्थ है इसका जो अर्थ हुआ, राष्ट्रवाद की अवधारणा का अर्थ है कि राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव। क्या था? राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव। ठीक है, पहला क्या था? सोच और लगाव, सोच और लगाव की भावना का विकास। सोच और लगाव की भावना का विकास। और क्या था? भाषाई, यानी कि भाषा। क्या क्या था? नस्ल। और चौथा था और आवासीय आधार पर आवासीय आधार पर राष्ट्र का निर्माण। क्या था? आवासीय आधार पर राष्ट्र का निर्माण। राष्ट्रीय आधार पर राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है। देखिए, इसका कहने का मतलब था, एक पॉइंट इसमें और नोट करके लिखिएगा, नोट लिख के कि इसमें एक नोट करके ये लिखिएगा कि धर्म भी क्या था? धर्म भी राष्ट्र का एक आधार होता है। धर्म भी राष्ट्र का आधार होता है। ठीक है, इसका राष्ट्र की अवधारणा कहने का मतलब था कि राष्ट्रवाद का जो अर्थ होता है वो राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव, इसकी भाषा के आधार पर, वो नस्ल के आधार पर, आवासीय के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रवाद की निर्माण होता है। ठीक है, और एक धर्म भी है जो राष्ट्रवाद का एक क्या है? राष्ट्र का एक आधार होता है। धर्म जो भी होगा एक राष्ट्र का क्या होगा? आधार होगा। ठीक है, इस चीजों को समझ गए। इसके आगे बात करें तो इसका आगे जो है, इसकी आगे बात करें कि नई, इसकी जो नई और व्यापक परिभाषा बनी ना, इसमें 2-3 छोटे-छोटे पॉइंट है जो आपको नोट करना, इसमें 2-3 छोटे-छोटे जो पॉइंट है आपकी नोट करना बहुत ही जरूरी है। बात करें तो एक पॉइंट है नई और व्यापक परिभाषा, जो इसके दिया था राष्ट्रवाद की अवधारणा का। नई और व्यापक परिभाषा जो आपको एक दिया था, ये फ्रांसीसी दार्शनिक एक रचनाकार थे कि फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनिन। अर्नस्ट कौन थे? व्यापक जो परिभाषा दिए थे तो फ्रांसीसी दार्शनिक जो एक थे कि अर्नस्ट कौन थे? दार्शनिक फ्रांसीसी दार्शनिक थे अर्नस्ट रेनिन। क्या थे? अर्नस्ट रेनिन जो थे, उन्होंने 19वीं शताब्दी में, कितने में? 19वीं शताब्दी में क्या किया था? उन्होंने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की नई परिभाषा दी थी। राष्ट्रवाद की परिभाषा किसने दी थी? नई शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में क्या दिया था? राष्ट्रवाद की परिभाषा दी थी। देखिए, बात करें जब नई और व्यापक परिभाषा, एक क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रवाद की जो नई और व्यापक परिभाषा किसने दी थी? तो अर्नस्ट रेनिन ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की नई और व्यापक परिभाषा दी थी। ठीक है, इस चीजों को समझ गए। इसके आगे बात करें तो राष्ट्रवाद की कल्पना फ्रांसीसी कलाकार एक और थे जो राष्ट्रवाद की कल्पना किए थे। फ्रांसीसी कलाकार सोरियू ने राष्ट्रवाद की भी कल्पना की थी। दूसरा जो बात करेंगे, अगर दूसरी बात करेंगे तो अगर दूसरा पॉइंट इसकी बात करेंगे तो अगर राष्ट्रवादी कल्पना का जो राष्ट्रवाद की जो कल्पना किए थे, कौन किए थे?
राष्ट्रवाद की कल्पना जो किए थे वो फ्रांसीसी, किसने किए थे? राष्ट्रवाद की कल्पना फ्रांसीसी कलाकार सरियू ने। किसने किए थे? फ्रांसीसी कलाकार सरियू ने की थी। ठीक है, यानी कि राष्ट्रवाद की जो व्यापक परिभाषा किसने दिया था? अर्नस्ट रेनी ने दिया था। राष्ट्रवादी कल्पना किसने किया था? फ्रांसीसी कलाकार सरियू ने किया था। इस चीजों को ध्यान में रखिएगा, ये 1 नंबर की ऑब्जेक्टिव बनती है, याद रखिएगा। ठीक है, किसने किया था? फ्रांसीसी कलाकार ने किया था। बात करें, इसको समझते हैं। इसको समझने का अर्थ है कि राष्ट्रवाद का अर्थ होता है, क्या होता है? राष्ट्र के प्रति सोच, लगाव, उसके भाषा के आधार पर हो, नस्ल के आधार पर हो या आवासीय के आधार पर राष्ट्रवाद का निर्माण होता है। ठीक है, बात करें दूसरी, इसकी न्यायी और व्यापक परिभाषा किसने दिया था? धर्म भी क्या था? एक राष्ट्र का आधार था। ठीक है, ये 2 पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट की बात करें तो इसका क्या था कि नई और व्यापक परिभाषा किसने दी थी? तो फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनी ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की नई और व्यापक परिभाषा दी थी। कितनी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। ठीक है, इसकी कल्पना की बात करें कि राष्ट्रवाद की कल्पना जो फ्रांसीसी कलाकार सरियू ने भी किया था। ठीक है, इस चीजों को नोट कीजिए। इसके आगे की चर्चा करते हैं। इसमें एक और पॉइंट है, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को इसमें ही लिख देते हैं कि एक में और पॉइंट नोट कीजिएगा कि यूरोप में, इसमें एक और पॉइंट नोट कीजिएगा कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को फ्रांस के 1789 की क्रांति 1789 की क्रांति एवं नेपोलियन के विजयों ने बढ़ावा दिया था। नेपोलियन के विजयों ने बढ़ावा दिया था। क्या किया था? देखिए, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को जो फ्रांस की 1789 की जो क्रांति हुई थी ना, उसमें नेपोलियन विजय हुए थे, उसी ने इसे राष्ट्रवाद की अवधारणा का एक बढ़ावा दे दिया था। ठीक है, इसकी फ्रांस में राष्ट्रवाद जो हुआ था, इसकी चर्चा इसके अगले पॉइंट में करेंगे। दूसरा पॉइंट मेरा वही है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके फ्रांस के राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए इसके दूसरे वाले पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट मेरा क्या था? दूसरा पॉइंट था कि फ्रांस में राष्ट्रवाद। देखिए, फ्रांस में जो 1789 की क्रांति हुई थी ना, फ्रांस में राष्ट्रवाद की बात करें तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था ना, तो यूरोप में राष्ट्रवाद स्पष्ट रूप से जो अभिव्यक्ति मिली थी वो सबसे पहले फ्रांस में हुआ था। यूरोप के राष्ट्रवाद की जो सबसे पहले अभिव्यक्ति जो हुआ था वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा और सही ढंग से समझिएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुआ था। अब फ्रांस में जिस समय क्रांति हुई थी, तो क्रांति से पहले वहां का किस वंश का शासक था? बुर्बो वंश का राजवंश था। ठीक, किस वंश का? बुर्बो राजवंश का निरंकुश शासक था। ठीक है,
शासक। क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? लुईस 16वां थे। ठीक है, इस चीजों को हम अभी लिखाएंगे, पहले इस चीजों को समझिए। पहली बात क्या है, पहले लिखा देते हैं उसके बाद समझते हैं। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति यूरोप में राष्ट्रवाद की सबसे पहले है, ठीक था, अभिव्यक्ति कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में हुआ था। और जिस समय हुआ था वहां किस वंश का शासक था? किस राजवंश का शासक था? तो बुर्बो राजवंश का शासक था। शासक किसका था उस समय? शासन बुर्बो राजवंश का निरंकुश शासन था। ठीक है, और वहां का उस समय का राजा कौन था? लुईस 16वां था। कौन था वहां का सबसे पहले वहां का राजा? उस समय जो राजा था कौन था? वहां का जो राजा था लुईस 16वां था। ठीक है, वहां का राजा कौन था? लुईस 16वां था। क्रांति के द्वारा तानाशाहियों के समाप्त कर जनता के अपने हाथों में ले लिया। देखिए, जब उस समय 1789 की जो महान क्रांति हुई थी ना, तो उस समय क्या था ना कि जनता ने इस जो बुर्बो वंश का राजवंश का शासक था उसको समाप्त कर सारी सत्ता अपने हाथों में ले लिया। जनता ने, किसी और ने नहीं। इस चीजों को ध्यान रखिएगा, जनता ने सारी सत्ता क्या है वहां समाप्त, तानाशाहियों को समाप्त करके सारी सत्ता अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, बात करें तो जब क्रांति हुई थी तो क्रांति राजा को उसके तानाशाहियों को समाप्त करने बाद उसके शासन किसके हाथ में चला गया? यहाँ पर लिख देते हैं, ये पूरा लिखे या थोड़ा लिख दें कि जनता, लुईस 16वां उस समय के राजा कौन थे? लुईस 16वां थे। और लुईस सारे शासन तानाशाहियों के शासन समाप्त करने के बाद यहाँ लिख देते हैं तानाशाहियों का शासन समाप्त कर जनता ने सारी सत्ता अपने हाथों में ले लिया। हाथों में ले लिया। क्या कर लिया? सारी सत्ता अपने हाथों में। और जनता ही राष्ट्र की क्या बन गई? नियति धारण करने वाली बनी। यानी कि जो कहे करेगा जनता करेगा, यानी कि जनता ही राष्ट्र की नियति धारण करने वाली बन गई। धारण करने वाली बन गई। ठीक है, यानी जनता ने ही। और देखिए, लुईस 16वां का जो शासन था ना उसको समाप्त करने के बाद, ठीक है, उसको समाप्त किसने किया? जनता ने। जनता ने समाप्त करने के बाद तो जो सारा सत्ता था या जो शासन था वो अपने हाथों में लेकर, और राष्ट्र की जो नियति थी ना वो डिसाइड, यानी कि उसके बारे में सोचने, उसके बारे में करने की सारी सत्ता और सारी शक्तियां किसके पास चली गई? जनता के पास चली गई। और जनता ही राष्ट्र की नियति को धारण करने वाली बन गई। ठीक है, इसका कहने का मतलब यह था। ठीक है, यानी कि बात करें तो फ्रांस में जो हुआ था, यूरोप में जो राष्ट्रवाद सबसे पहले अभिव्यक्ति, यूरोप का राष्ट्रवाद की सबसे पहला अभिव्यक्ति कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, इस चीजों को ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है? शासन उस समय किसके पास शासन था? तो बुर्बो राजवंश का शासक, निरंकुश शासक था। ठीक है, उस समय का राजा कौन थे? जिस समय 1789 की महान क्रांति हुई थी तो लुईस 16वां थे। लुईस 16वां को परास्त करने के बाद इस सारी सत्ता किसने ले ली? जनता ने ले ली। अब जनता ने ले ली तो जनता ने ही राष्ट्र की नियति को धारण करने वाली बन गई। ठीक है, अब इसके आगे बात करें तो इसके आगे कुछ पॉइंट है कि नया संविधान बनाया गया।
एक नए संविधान का निर्माण हुआ। अगर उस संविधान की बात करें तो नए संविधान में क्या निर्माण हुआ कि नए संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने लगे, देकर समानता की स्थापना पर बल दिया गया। क्या था कि नए संविधान में, यहाँ पे लिखिए, नए संविधान में जनता को, सॉरी नागरिकों को, नागरिक लिखिए या जनता, संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार, नागरिकों को समान अधिकार देकर संविधान देकर समान अधिकार देकर स्थापना का बल दिया गया। क्या दिया गया? स्थापना पर बल दिया गया। सबसे पहला काम यह हुआ जब लुईस सोलामा को परास्त कर दिया गया, तब जनता ने अपने हाथों में शासन लिया। तो क्या किया कि नए संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर स्थापना किए गए। इससे पहले जो शासन था, जो लुईस सोलामा का निरंकुश शासक था, उस समय जनता के हाथों में कोई समान अधिकार नहीं दिया गया था। उसी को खत्म करके जितना लुईस सोलामा ने इसमें बनाया था ना, उस सारे को खत्म किया गया। धीरे धीरे उस चीजों को समझेंगे कि उस सारे को खत्म करके ही हटा दिया गया। उसके एक नए संविधान, एक नए रूल का, एक नए नियम का निर्माण किया गया। ठीक है, तो बात करें कि नए संविधान में सभी नागरिकों को अधिकारों को समान अधिकार देने की एक महत्वपूर्ण बल की स्थापना की गई। इस जितने भी नागरिक हो गए, जितने भी जनता होंगे, उनको एक समान अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, किसी के में कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी चीज का कोई भेदभाव या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए समान अधिकार देकर एक नए संविधान का निर्माण कराएगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अगले वाले पॉइंट पर चलते हैं। इसी में एक और चीज लिख लेते हैं कि इसमें क्या था जब यह संविधान अधिकार, इसमें एक और चीज हो गया, एक और चीज किया जब नागरिकों को समान अधिकार देने के बाद कि जो राजवंशीय झंडा था ना, जो उनका राजवंशीय झंडा था, बुर्बो राजवंश का झंडा को क्या किया गया, राजवंशीय झंडा के स्थान पर राष्ट्रध्वज का के रूप में राजवंशीय झंडा को हटाकर क्या किया गया, स्थान पर राष्ट्रध्वज का एक नया फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया। बात करें तो जब ये नए संविधान जब समान अधिकार देकर नागरिकों को समान अधिकार दिया गया, तो उसके बाद क्या किया कि राजवंशीय झंडा जो था, बुर्बो राजवंश का, जो राजवंश का राजकीय झंडा था, तो राजवंशीय झंडा को हटाकर राजवंशीय झंडा को क्या किया गया, हटा दिया गया। जब हटाने के बाद राष्ट्रध्वज के रूप में हटाकर राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रध्वज के रूप में क्या किया गया, अपनाया गया। राष्ट्रध्वज के रूप में एक फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया। यहाँ पर लिख लीजिएगा, राष्ट्रध्वज के रूप में नए फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया। अपनाया गया। और जो झंडा अपनाया गया तो वो झंडा क्या था, वो तिरंगा था। जो क्या था, तिरंगा था। पहले क्या था, पहले था कि क्या राजवंशीय का लोगों का अपना झंडा था। लेकिन जब ये 1789 की जो क्रांति हुई फ्रांस की राष्ट्रवाद में, उसमें क्या किया गया, जो राजवंशीय झंडा था उसको हटाकर एक फ्रांसीसी नए झंडा अपनाया गया। जो झंडा कौन था, वो तिरंगा था। ठीक है, इस चीजों को समझ गए तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद पहले इसके एक बार और रिपीट कर देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, फ्रांस में राष्ट्रवाद हुआ तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद की स्थापना सबसे पहले हुई थी, सबसे पहले अभिव्यक्ति के फ्रांस में हुआ था। ठीक है, और उस समय जो फ्रांस में हुआ था, उस समय के शासन किसका था, बुर्बो राजवंश का शासन था, जो निरंकुश शासक था, निरंकुश शासन था। उस समय का राजा कौन था, राजा था लुईस सोलामा। ठीक है, और उस समय तानाशाहियों को, शासन को समाप्त कर क्या किया, किसने समाप्त किया, जनता ने सारी सत्ता अपने हाथों में
हाथों में ले लिया, जनता ही राष्ट्र की क्या कर बन गया, राष्ट्र को नियति धारण करने वाला जनता ही बन गया। ठीक है, और दूसरा बात क्या, वो जब जनता ने सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली तो उसके बाद क्या किया कि नए संविधान में सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देकर स्थापना पर क्या किया गया, एक बल दिया गया, यानी कि सारे नागरिकों को एक समान अधिकार दिया गया, उसके अधिकारों को स्थापना पर एक बल दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि राजवंशीय का जो झंडा था उसको हटाकर राष्ट्रध्वज के रूप में एक नए फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया, और जो झंडा अपनाया गया वो झंडा कौन था, वो तिरंगा था। तो ये ऑब्जेक्टिव यहाँ बन सकता है कि जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, आपके ऑब्जेक्टिव ये बन सकते हैं कि जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जो झंडा राजवंशीय झंडा हटाकर एक फ्रांसीसी झंडा को अपनाया गया, तो झंडा का नाम क्या था, तो झंडा का नाम जो था वो क्या था, वो तिरंगा था। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अगले वाले पॉइंट पर चलते हैं, इसी में है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, इसके अगले वाले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, तो इसके अगला वाला पॉइंट देखते हैं। लिख लेते हैं, फ्रांस में राष्ट्रवाद। ठीक है, कहाँ तक समझे थे कि जो झंडा अपनाया गया था, तिरंगा अपनाया गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो हुआ कि इसका जो एक असेंबली था, स्टेटस असेंबली, ठीक है, इसका कौन सा असेंबली था, एक पुरानी संस्था था स्टेटस असेंबली, उसके स्थान पर एक नेशनल असेंबली का गठन किया गया। जिस चीजों ने बनाया था ना, उस सारे चीजों को खत्म कर दिया गया। सीधी भाषा में समझे तो इस सारी चीजों को खत्म कर दिया गया। जो चीज पहले राजवंशीय जो शासक थे, जो लुईस सोलामा थे, उसके शासनकाल में और किसी के शासनकाल में बनाया गया था, तो धीरे धीरे सारी चीजों को खत्म कर दिया। इसका क्या था, एक पुरानी संस्था थी, पुरानी संस्था क्या था, स्टेटस असेंबली। इसको हटाकर क्या गया, असेंबली स्टेटस असेंबली के स्थान पर स्टेटस असेंबली के स्थान पर क्या किया गया, नेशनल असेंबली के स्टेटस असेंबली के स्थान पर नेशनल असेंबली का गठन किया गया। इसका पूरा मन ही था कि इसकी सारी चीजों को नष्ट कर दिया जाए, एक नई नींव से शुरुआत किया जाए, एक नए चीजों को आरंभ किया जाए। ठीक है, पहले जो शासनकाल था उसका जो शासनकाल था उस किसी को पसंद नहीं था, सीधी सी भाषा में समझे तो वो किसी को पसंद नहीं था, इसीलिए इसको हर एक चीज को तोड़ा गया, यानी हर एक चीजों को बांटा गया कि सीधा उसके शासनकाल में जो चीज बना था उसको समाप्त कर दिया ही गया, उसके शासनकाल में जो चीज बना था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इसकी सबसे पुरानी संस्था थी नेशनल स्टेटस असेंबली, उसके स्थान पर क्या किया, एक नेशनल असेंबली का गठन किया गया। ठीक है, अब इसके आगे की बात करें तो इसके आगे था नेशनल असेंबली तथा राष्ट्रीय ध्वज। एक और पॉइंट की बात करें तो इसकी नेशनल असेंबली तथा नेशनल असेंबली तथा राष्ट्रीय सभा में, सॉरी राष्ट्रीय ध्वज नहीं, राष्ट्रीय सभा में, राष्ट्रीय सभा में राजशाहियों का समर्थन करने वाली
सभा में शाहियों के समर्थन या शाहियों के समर्थन करने वाली समान व्यवस्था समान व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। क्या था, इस चीजों को समझिए कि देखिए, एक जो नेशनल असेंबली का गठन किया गया, पहले क्या था, जो राष्ट्रीय सभा होती थी उसमें राजशाहियों के एक अलग से समर्थन दिया जाता था, एक अलग से उसकी समर्थन दिया जाता था। तो उस चीजों को क्या किया गया, इसमें समाप्त कर दिया गया। राजशाहियों को जो अलग से समर्थन मिलता था उस समर्थन को समाप्त कर दिया गया। अब जो समर्थन मिलेगा समान अधिकार, यानी कि जो पहले ही पढ़े थे कुछ देर पहले की, जो नागरिकों से लेकर हर चीजों में क्या थे, एक समान अधिकारों की स्थापना की गई, जिसका अधिकार एक समान अधिकार होगा। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पर क्या किया गया, खत्म किया गया कि जो इसका स्टेट असेंबली में था, तो जो राजशाहियों को जो पहले इसका पुरानी संस्था थी उस संस्था में क्या था कि एक राजशाहियों को अलग से समर्थन दिया जाता था, लेकिन उस चीजों को इस नेशनल असेंबली में क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, सारे चीजों को इसका हटा दिया गया। हारा तो गया। ठीक है, इसको आप हिस्ट्री को ना एक कहानी की तरह जोड़ के पढ़ोगे ना, अगर जिस समय पढ़ते हो उस समय अगर आपके माइंड में एक कहानी की तरीके से चलती रहेगी ना, तो याद होते चलेगा। लेकिन इसका नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है, नोट्स जरूर बनाइएगा और बेहतर ढंग से नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए आपका यहीं तक रहेगा। इसमें कुछ और पॉइंटों को, फ्रांस के राष्ट्रवाद में ही कुछ और पॉइंटों को नोट करना है, तो उस चीज़ों को हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेकिन आज के लिए इतना ही। आपका फ्रांस में यहाँ तक खत्म, कि इसके में बहुत सारे पॉइंट अभी है, 2 4 5 7 पॉइंट अभी बचे हुए हैं, तो उसको कल खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। हिस्ट्री का आपका मैथ का जो क्लास है कंटिन्यूअस चलता रहेगा, क्योंकि बहुपद के हम एक्सरसाइज 2 के 1 तक कंप्लीट किए थे, 2 का भी स्टार्ट करने वाला, तो कल आपका इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा एक्सरसाइज 2 के 1 का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।